बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर आए हैं। ख़ास तौर पर मुअज़्ज़म साहब का बहुत ममनून हूँ जिन्होंने इस प्लेटफार्म के ज़रिए मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आजकल के लिहाज से मेरे ख्याल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसको कहा जा सकता है, ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट पे बात करने से पहले मैं बात करना ये चाहूँगा कि क्यों हमें स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। आजकल के दौर में देखें, जिस कदर इन्फ्लेशन हाईली हमारी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, इस साल भी 30% के करीब पहुंच गई हुई है। तो इसमें हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो स्पेशली सैलरीड तबका है वो बहुत ज़्यादा पिस गया हुआ है। तो ऐसे में हमें अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के मुख्तलिफ सोर्सेज नए नए तलाश करने की ज़रूरत है। अब ख़ास तौर पर मैं जॉब होल्डर्स लोगों की बात करूँ और स्टूडेंट्स की बात करूँ, हम जॉब के साथ साथ कोई भी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं हमारे लिए करना शायद मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में हमें कोई ऐसा सोर्स तलाश करने की ज़रूरत है जिसमें हम अपनी जॉब भी करते रहें और बहुत कम टाइम देकर हम पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर सकें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट शायद ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो बचता है स्टॉक मार्केट का। अब स्टॉक मार्केट पे बात करने से पहले इसके बारे में चंद एक ऐसी मिथ बनी हुई हैं जो कि बहुत गलत हैं, जो क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहले पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज की अवेयरनेस ना होने के बराबर है। जितनी भी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 40 से 50% लोग जो हैं वो अपने इनकम में से कुछ ना कुछ पैसा निकाल कर हर मंथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो शायद ये रेशो 2% से भी कम होगी। अगर किसी बंदे से आप बात करें कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाना चाहते, तो सबसे पहली बात आपके सामने ये आएगी कि इस वाले बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग रिस्क अवॉइडर्स होते हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे होते। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अगर मैं जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनसे कंपेयर करूं स्टॉक मार्केट में, तो आई थिंक कि इसमें शायद बाकियों के रिस्पेक्ट सबसे कम रिस्क है। अब लोग किस बेस पर कह रहे होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अक्सर आप खबरें सुनते हैं, वो कहते हैं जी आज स्टॉक इंडेक्स इतने 100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स मंदी रही और इन्वेस्टर्स के इतने करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। तो वहाँ से लोग डर जाते हैं कि शायद पता नहीं कितना कोई रिस्की बिजनेस है। एक्चुअली पैसा हमारा डूब नहीं रहा होता, वक्ती तौर पर कुछ दिन के लिए हमारा शेयर्स डी वैल्यू होता है, तो जिसको हम कुछ दिन होल्ड करके वो वापस बाउंस बैक जब कंपनी करती है तो हम उसको लॉस नहीं बोल सकते। थोड़ा आपके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। खैर, अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की तो थोड़ी सी पहले मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। सबसे पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई थी 1948 में। उस वक़्त सिर्फ 5 कंपनीज थी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी जिन्होंने इस काम का आगाज़ किया। बाद में 1970s में आकर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर में इसकी बुनियाद रखी गई। फिर तीसरी स्टॉक एक्सचेंज 1989 में इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई और फिर 11 जनवरी 2016 को इन तीनों के मर्जर से बुनियाद रखी गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो आजकल आप सुनते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए उसके लिए चंद बेसिक बातें बुनियादी जानना ज़रूरी हैं, जो पहले मैं आपको बता दूं, तो उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज वर्क कैसे करती है, प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं, वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग की जाती है। अब इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी वाली कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं हम, कौन सी कंपनीज़ की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस वक्त 2000 प्लस कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, लेकिन वो सारी की सारी कंपनीज़ में आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। उसमें से सिर्फ वो वाली कंपनीज़ जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनमें हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। कंपनीज़ की बेसिकली बुनियादी 2 इकसाम होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ है ना, उसमें कोई भी बाहर का बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हम लोग सिर्फ उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। वो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में है 500 के करीब, यानी कि वो 500 बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं
जिनमें हम बाइंग और सेलिंग किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी पहचान है। आप किसी भी कंपनी का नाम देखें, अगर उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा हो, इट मीन्स उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसके आगे पब्लिक लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा होगा। अब बेसिकली कंपनीज बात काम कैसे करती हैं उसको समझने से पहले एक पॉइंट इसका जानना, सबसे अहम पॉइंट जानना ज़रूरी है। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, बल्कि डेली बेस पे न्यूज़, सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ बाकायदा चलती हैं कि आज 100 इंडेक्स इतने पॉइंट बढ़ गया या 100 इंडेक्स इतने पॉइंट कम हो गया। अब ये 100 इंडेक्स क्या है, ये 100 इंडेक्स किस तरह से बढ़ता है, या ये 100 इंडेक्स कब कम होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस 100 इंडेक्स को जान ना लें, हम कंपनीज़ की बेसिक वर्किंग नहीं समझ सकते। बेसिकली ये जो 100 इंडेक्स है ना, ये स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को चेक करने का पैमाना आप कह सकते हैं। जिस तरह किसी भी मुल्क की इकॉनमी को आपने चेक करना होना कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसमें स्टॉक मार्केट एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। जिस भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो बेसिक उसका यही इमेज जाता है कि मुल्क की इकानमी बेहतर तरफ जा रही है। तो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज की अगर आपने वर्किंग चेक करनी हो कि स्टॉक एक्सचेंज कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रही है, उसका पैमाना है 100 इंडेक्स। तो ये 100 इंडेक्स क्या है? बेसिकली 100 इंडेक्स से मुराद है टॉप की 100 कंपनीज़। जैसे मैं पहले आपको अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में 500 से ज़ायद इस वक्त आज के दिन तक कंपनीज़ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब उनमें से जो टॉप की 100 कंपनीज़ हैं ना, इनकी बेस पर निकाला जाता है 100 इंडेक्स। अब वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है और हमें कैसे समझ आएगी कि 100 इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है या क्यों कम हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा। सबसे पहले 1991 में 100 इंडेक्स की बुनियाद रखी गई थी। 1991 से पहले 100 इंडेक्स का वजूद पाकिस्तान में नहीं था। टोटली फ्री फ्लोट मार्केट थी हमारी। उसको चेक करने का कोई पैमाना, कोई क्राइटेरिया सच नहीं था। दुनिया भर में ना इस तरह के डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। पाकिस्तान में 100 इंडेक्स है, 30 इंडेक्स है, मीज़ान इंडेक्स है, लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंडेक्स वो होता है 100 इंडेक्स। अब उसमें जैसे मैंने आपको कहा टॉप 100 कंपनीज निकाली जाती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे परफॉर्म कर रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वो टॉप 100 कंपनीज कैसे निकाली जाती होंगी। पाकिस्तान की जो 500 प्लस कंपनीज़ हैं, इनको 36 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, फूड एंड बेवरेजेस हो गए, फर्टिलाइज़र्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, ऑयल मार्केट है, ऑटो सेक्टर है। इस तरह करके 36 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है पाकिस्तान की तमाम कंपनीज़ को। अब जब हमने टॉप 100 कंपनीज़ निकाली थी 1991 में, कैसे निकाली थी, इनमें चेंज भी होता रहता है। कभी कोई कंपनी 100 इंडेक्स में ऐड हो जाती है, कभी उससे निकल जाती है। हर सेक्टर की जो टॉप की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, उसको निकाल लिया जाता है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? कंपनीज जब भी तो शेयर्स अपने ट्रेडिंग पे डालती हैं ना स्टॉक मार्केट में, कभी भी 100% शेयर्स ट्रेडिंग पे नहीं डालती। आपको शायद बुनियादी प्रिंसिपल पता होगा कि टोटल कंपनी के शेयर में से 51% शेयर कंपनी हमेशा अपने खुद के पास रखती है। क्यों? क्योंकि 100% शेयर में से 51% शेयर जिसके पास होंगे, कंपनी की सारी मैनेजमेंट उसी के पास होगी। तो 51% शेयर्स तो कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स के पास होते ही होते हैं। बाकी के जो 49% शेयर्स हैं ना, आमतौर पर कंपनीज वो डाल देती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाली जाती है? किसी भी कंपनी के जो एक शेयर की मार्केट वैल्यू है ना, उसको वो मल्टीप्लाई करते हैं उस कंपनी के टोटल शेयर्स जितने वो कंपनी चाह रही है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हों, उससे उस कंपनी के निकल आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मसलन मिसाल ले लें, ये कंपनी है, उसका 10 रुपये का एक शेयर है। अब वो कंपनी 100 शेयर्स डालती है ट्रेडिंग के लिए, लोगों को चाहती है कि ख़रीद ले। 100 ज़रब 10 इट मीन 1000 रुपये उसकी क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस तरह सारी 500 कंपनीज़ की कैपिटलाइजेशन निकाली जाती है। तो जो 36 सेक्टर्स हैं जिनमें कंपनीज़ को तकसीम किया गया है, हर सेक्टर की जो टॉप की कंपनी है ना, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, 35 कंपनीज तो वहाँ से उठा ली जाती हैं। सिर्फ एक सेक्टर छोड़ दिया जाता है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड उसका नाम है। 35 कंपनीज टॉपर्स जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से हर सेक्टर की टॉपर हैं, वो निकाल ली जाती हैं
और बाकी की 65 कंपनीज डिसेंडिंग आर्डर में जिनकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो वहाँ से उठा ली जाती है, तो ये बन जाती हैं 100 कंपनीज। तो इससे टर्म वजूद में आई है KSE 100 इंडेक्स। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? अक्सर आप खबरें सुनते हैं, उसमें वो कहता है जी आज 100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स बढ़ गया या 100 इंडेक्स इतने पॉइंट कम हो गया। ये वाला किस तरह कैलकुलेट करते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 1991 में 100 इंडेक्स की बुनियाद रखी गई थी। उस वक़्त इसके बेस प्राइस रखी गई थी 1000 पॉइंट्स के बराबर। अब जब भी आपने KSE 100 इंडेक्स कैलकुलेट करना है, उसका बड़ा आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल आज के दिन मैं कहता हूँ जी 1 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसको आप कंपेयर करेंगे पिछले दिन के साथ जो गुजर चुका हुआ है। कल फॉर एग्जांपल वो हुई थी 70,000 की ट्रेडिंग। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो आज ट्रेडिंग हुई है उसको डिवाइड कर देते हैं जो कल ट्रेडिंग हुई थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस प्राइस 1000 पॉइंट्स जो उन्होंने रखी हुई है। तो उसकी बुनियाद पर फॉर एग्जांपल निकल आते हैं 1200 पॉइंट्स। वो कह देंगे जी आज 1200 पॉइंट्स 100 इंडेक्स ने बेहतर परफॉर्म किया, इतने पॉइंट्स बढ़ गए हैं। तो इससे बेसिकली हम स्टॉक मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें तो इससे पहले आज तक का रिकॉर्ड था 2017 का। उस वक्त 53,000 पॉइंट्स को टच किया था 100 इंडेक्स ने, जो कल के दिन हिस्टोरिकल हाई मारा है स्टॉक मार्केट ने। कल 66,500 के करीब स्टॉक मार्केट क्लोज हुई है। ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, और एक दिन में इस कदर ज़्यादा तेज़ी दुनिया की स्टॉक मार्केट में आज तक नहीं देखी गई। अब इसमें एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा। अब ओवरऑल आप देखते हैं पाकिस्तान की इकानमी, बिजनेसमैन रो रहा है कि हमारे बिजनेस नहीं चल रहे, ओवरऑल हमारी इकॉनमी भी डाउन एंड आउट है। इसके बावजूद आप लोगों को हैरानी होगी ये जानकर, एक ब्लूमबर्ग एक इदारा है जो रैंकिंग करता है कि दुनिया के स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं। इस वक्त दुनिया के टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स में पाकिस्तान का नाम आता है। 2017 से लेकर 2021 में दुनिया की बेस्ट टॉप 5 परफॉर्मिंग मार्केट्स में से हमारी थी। अब ये वाला अगर आप पीरियड देखें, इसके अंदर कोविड भी आया, हमारे डिफ़ॉल्ट होने के भी बड़े बातें हुई, पाकिस्तान की इकानमी डाउन एंड आउट रही। लेकिन इन नामसाइद हालात में भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने लोगों को 26 से 30% एनुअल रिटर्न दिया था, जो कि दुनिया में टॉप पे था। अभी भी आज के दिन तक भी दुनिया की टॉप की 3 स्टॉक मार्केट्स में से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें चाइना की स्टॉक एक्सचेंज का 7% शेयर पड़े हुए हैं, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के 52%। इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम दूसरी दुनिया की दूसरे मुल्कों के स्टॉक मार्केट्स ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस कदर ये बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली ये जो मिथ है ना कि स्टॉक मार्केट लॉस हो जाता है, ये नहीं होता। 1995 में 2000 पॉइंट्स पे खड़ी थी स्टॉक मार्केट, जो कि कल मैं आपको बताया 66,000 पॉइंट्स पे क्लोज हुई है। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से बन गई हुई है। तो ये जो पहली मिथ है ना कि स्टॉक एक्सचेंज में लॉस होता है, लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ होता क्या है कि किसी दिन जब आपकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाउन होती है तो बज़ाहिर आपको बताया जाता है कि आज इन्वेस्टर्स का इतना पैसा डूब गया। एक्चुअली वो पैसा डूबा नहीं है, वो आपको थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि एक दुकानदार है, उसने फॉर एग्जांपल चीनी की बोरी 5,000 की ख़रीद ली है, तो अब अगर वो बोरी 4800 की हो जाती है तो एक्चुअली उसे लॉस नहीं हुआ, वो वेट कर लेगा, दोबारा बाउंस बैक करके 5,5200 पे जाएगी, फिर सेल कर सकता है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के पीछे भी यही चीज़ होती है। दूसरी मिथ जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बड़ी आम है, हम समझते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट के लिए हमें बहुत नॉलेज चाहिए तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत कम पढ़ा लिखा बंदा, या मैं यूँ कहूँ कि अनपढ़ बंदा भी इजीली ट्रेडिंग कर सकता है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। और तीसरी मिथ जो इसके बारे है, हम समझते हैं कि शायद इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 5,000 रुपये से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सिर्फ 5,000 रुपये आपके पास हों तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करवा के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते होते हैं। अब बेसिकली मैं बात करता हूं कि ट्रेडिंग हम करते कैसे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा है। कोई भी बंदा जिसका शनाख्ती कार्ड बना हो और उसके अपने नाम पर उसका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप किसी भी वक्त स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने के अहल हैं। अब उसका तरीका क्या होगा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली हम सरमायाकारी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है ब्रोकरेज हाउसेस का।
ब्रोकरेज हाउसेज यूँ समझ लें हमारे और कंपनीज़ के दरमियान या स्टॉक मार्केट के दरमियान एक तरह के मिडल मैन वाला रोल प्ले करते हैं, इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। तो जब आप किसी भी जगह पे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट कहीं पे बैठे हुए ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वक्त को 10-12 बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं और हर एक के अंदर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रोकर्स का। आप किसी भी ब्रोकर से रब्ता करेंगे उसको चंद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेगा, जिसमें आपके बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईडी कार्ड नंबर वगैरह, और 5,000 रुपये आप उसको डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके बाद आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन हो जाता है। जब आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपके ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से आपको एक आईडी, पासवर्ड और एक पिन कोड अलाट कर दिया जाता है, जिसके मिलने के बाद आप अपने घर बैठे किसी भी वक्त ऑनलाइन शेयर्स की बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो जानना ज़रूरी है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाने लगते हैं तो हम 2 तरह के अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। एक को आप बोलते हैं CDC सब अकाउंट, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सब अकाउंट, और दूसरा होता है बेसिकली इन्वेस्टर अकाउंट। अगर तो हम ट्रेडिंग अकाउंट या जिसको CDC अकाउंट आम अल्फाज में कहा जाता है वो ओपन अप करते हो ना, तो उसमें जो भी आपका ब्रोकर है आपके अकाउंट का सारा कंट्रोल उसके पास भी होगा, यानी कि ब्रोकर आपकी बाइंग सेलिंग आपके कहने पर कर सकता होता है। आपका पिन कोड, आपका पासवर्ड, सारा कुछ उसको मालूम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी मेरे ब्रोकर को कुछ ना पता हो, मेरे अकाउंट की प्राइवेसी रहे और इसको सिर्फ मैं खुद यूज़ कर सकूं, तो आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है इन्वेस्टर अकाउंट। फ़र्क क्या है दोनों में? जो CDC सब अकाउंट, सब्सिडरी अकाउंट है ना, इसकी लिमिट है मैक्सिमम 10 लाख। अगर आप 10 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो आपका यही अकाउंट खुलेगा, सब्सिडरी अकाउंट। इसमें आप तो बाइंग और सेलिंग कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ब्रोकर भी आपके बिहाफ पर आपकी बाइंग और सेलिंग कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रोकर आपकी कोई भी बाइंग सेलिंग ना कर पाए तो आपको खुलवाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स अकाउंट। उसके लिए मिनिमम आपको 10 लाख रुपए से ज़ायद इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चले, अगर आपने CDC सब अकाउंट या इन्वेस्टर अकाउंट, जो सा भी अकाउंट आपने खुलवा लिया, अब इसके बाद आप प्रॉफिट कैसे हासिल करेंगे और इसमें आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी 500 के करीब कंपनीज़ हैं, डेली बेस पर तमाम के तमाम की शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। लोग घर बैठे उनकी बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। अब जिस कंपनी का भी आप शेयर खरीदोगे ना, आमतौर पर फर्स्ट टाइम जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है उसे बोला जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। 10 रुपये का शेयर इशू करती हैं। कंपनी की फेस वैल्यू शेयर की जब स्टार्ट होती है कंपनी फर्स्ट टाइम, वो 10 रुपये होती है, जो कि हमेशा 10 नहीं रहेगी, वो बढ़ती बढ़ती। अगर इस वक्त पाकिस्तानी कंपनीज़ की मैं बात करूं, यूनिलीवर इस वक्त टॉप पे खड़ी है। कल के दिन उसका 26,000 रुपये का एक शेयर ट्रेड हो रहा था। सबसे महंगी कंपनी वो है। और सबसे सस्ता 1 रुपये से कम वाला भी मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, सिल्क बैंक हो गया, डिफरेंट कंपनीज़ हैं। 1 रुपये से कम का भी शेयर आप परचेज़ कर सकते हो, यानी कि 1 रुपये से लेकर 26,000 तक की मालियत के आप शेयर ख़रीद सकते हो। अब उन पे प्रॉफिट आपको कैसे होगा, ये बात की बात है। सबसे पहले जब आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, इसके बाद ब्रोकर का क्या रोल रह जाएगा? अब ब्रोकर आपको डेली बेस पर रिकमेंडेशंस देगा कि आप फ़लाँ कंपनी के शेयर्स ख़रीद लें या बेच दें। आप उसकी रिकमेंडेशंस मानो या ना मानो, उसकी बात सुने या ना सुने। जब आपका सब्सिडरी अकाउंट है ना, तो आपकी हर एक ट्रांजैक्शन पे ब्रोकर का कमीशन कटेगा। वो कमीशन ज़्यादा नहीं है, 3 पैसे से लेकर 15 पैसे तक पर शेयर है। उसमें डिपेंड करता है आपके शेयर की मार्केट प्राइस क्या है। तो इस वक्त पाकिस्तानी कंपनीज जिनका शेयर 10 रुपये से कम है, वो अगर आप ख़रीदेंगे तो हर शेयर के बदले 3 पैसे आपके ब्रोकर के कमीशन कट जाएगा। और जब आप बेचेंगे तो वो भी ऐसे ही शेयर्स के बदले कमीशन कट जाएगा, जो कि बढ़ता बढ़ता मार्केट वैल्यू के लिए ऐसे 15% तक हो सकता है। आप यूँ कह लें कि तकरीबन लाख रुपए के अगर आप शेयर्स बाय करते हो तो तकरीबन 300-350 रुपये आपका कमीशन कट जाएगा। वो ब्रोकर का कटना ही कटना है, आप उसको इन्वॉल्व करें या आप उसको इन्वॉल्व ना करें, वो आपका कमीशन कटेगा ही कटेगा। उसके बगैर आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अब अगली असल बात, लोगों का ये सवाल होता है कि हम प्रॉफिट किस तरह से अर्न करेंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें 2 तरीके हैं प्रॉफिट कमाने के। एक है कैपिटल गेन और एक है डिविडेंड। डिविडेंड यकीनन आप सबने नाम सुन रखा होगा। कैपिटल गेन क्या है? बेसिकली ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग, जो छोटा इन्वेस्टर है ना, वो कभी भी लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ रोज़ का मिलता जाए, तो उसके लिए वो डिविडेंड का वेट नहीं करेगा। उसका तरीका क्या है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें।
स्विंग ट्रेडिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी का शेयर ख़रीदा है 10 रुपये का, आप देखते हैं घंटे बाद उसी कंपनी का शेयर 15 का हो गया मार्केट में, वहीं पे आप उसको सेल करें, फ़ौरन से आपका प्रॉफिट सेटल हो जाएगा और आप फ़ौरन से उसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाता होता है। यानी कि ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जी आप इस हेडेक में पड़े ही ना, आप देखें ही ना, बस एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ें, तो उसका दूसरा तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। उसमें यह होगा कि आप बड़ी मालियत के शेयर्स ख़रीद कर रख देंगे तो कंपनीज़ आपके पैसों को अपने कारोबार में इन्वेस्ट करेंगी, जिसके बाद साल के बाद कंपनीज़ आपको अपने प्रॉफिट में से देंगी हिस्सा, जिसे आप नाम देते हैं डिविडेंड का। लेकिन उसके लिए बड़ी मालियत आपके पास हो तो उस साइड पे जाना चाहिए। छोटे इन्वेस्टर 2 4 5 लाख वालों के लिए वो आइडियल सिनेरियो नहीं होता। जो हमारे छोटे इन्वेस्टर जो स्टार्ट पे करना चाह रहे होते हैं उनके लिए बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग जानने के लिए उसमें 3 4 बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हमें एक आईडी, पासवर्ड और पिन कोड अलॉट हो जाएगा, जिसको यूज़ करते हुए घर बैठे हम ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब जब फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर्स ख़रीदना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर 3 तरह की प्राइसेस शो हो रही होंगी, आपकी ऐप पे ओपन करो या ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाके परचेज़ करना चाहो। एक होती है ऑफ़र प्राइस, बिड प्राइस और एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बिड बेसिकली जिस तरह बोली लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं पंजाब बैंक का शेयर ख़रीदना चाह रहा हूँ, 500 शेयर ख़रीदना चाह रहा हूँ, मैं बिड लगाता हूँ जी, मैं 10 रुपये का शेयर बाय करना चाहता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि बेचने वाला भी 10 का ही बेचना चाह रहा हो। दूसरी साइड पर एक बंदा बैठा हुआ है, वो कहता है जी मैं पंजाब बैंक का शेयर 12 रुपये का ऑफ़र करता हूँ, 12 का सेल करना चाहता हूँ। तो जब तक मेरी और उसकी, यानी कि बिड करने वाले की और ऑफ़र करने वाले की प्राइस सेम नहीं होगी, हमारे शेयर्स की सेटलमेंट नहीं होगी, हमें वेट करना पड़ेगा। तो दूसरी होती है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है कि जो इससे पिछली ट्रांजैक्शन जो भी हुई होगी ना, उसकी प्राइस आपके सामने शो हो जाएगी कि पंजाब बैंक का शेयर पहले 12 रुपये का ट्रेड हुआ है या 13 का ट्रेड हुआ है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें ये शेयर कितनी वैल्यू पे ख़रीदना या कितनी वैल्यू पे बेचना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं फालिया बैठा हूँ, शेयर बाय कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है, मुल्क में बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है। तो कोई तो ऐसा इदारा होगा ना जो हम दोनों के दरमियान मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा होगा। अब वैसे देखें कि मैं एक अननोन बंदा, मैं नहीं उसे जानता, मैं लाखों रुपये उसे देने जा रहा हूँ, मुझे क्या गारंटी है कि वो मुझे शेयर देगा या नहीं। या एक बंदा जो मुझे शेयर दे रहा है, उसे क्या गारंटी है कि मैं उसे पैसे दूंगा या नहीं दूंगा। तो इसके लिए बेसिकली 3 तरह के इदारे हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुद, और एक जैसे मैंने पहले नाम बताया था सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, और तीसरा सबसे बड़ा अहम इदारा है एनसीसीपीएल, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। जो भी सेलर और जो बायर है ना, दोनों के दरमियान बेसिकली मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा होता है ये एनसीसीपीएल इदारा। जैसे आप लोगों ने बैंक्स देखे होंगे कि सारे बैंक्स आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। आपका पैसा किसी और अकाउंट में पड़ा होता है और आप किसी और बैंक का क्रॉस चेक यूज़ कर लेते हो। तो इसमें भी जो क्लियरिंग एजेंट का काम कर रहा होता है ना, कि इदारा निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैसिलिटेशनल टेक्नोलॉजीज़, ये तमाम बैंकों की आपस की वसूलियों और अदायगियों को मैनेज कर रहा होता है। ऐसे ही सेम जो स्टॉक मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं, बायर बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों के लोग तादाद में बैठे हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं होते। तो इन दोनों के दरमियान जो मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा है ना, वो एनसीसीपीएल कंपनी कर रही है। तो जिसकी बेस पर हमें कोई रिस्क नहीं है कि इसमें हमारे साथ कुछ स्कैम हो सकता है या हमारे साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। तो ये बेसिकली वो इदारा है जो सेलर और बायर के दरमियान मिडल मैन का रोल प्ले करेगा। अब इसमें तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर तो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में ये होगा कि आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप देखते हो कि जब किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिरी है तो आप उसको बाय कर लो, जब किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी तो आप उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब ये सवाल अक्सर लोगों के जहनों में आता है कि शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी या कब कम होगी। ये बेसिकली सारी गेम है डिमांड और सप्लाई की। जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही होगी ना, उसके शेयर ऑब्वियसली लोग ख़रीदना ज़्यादा चाहेंगे। तो जिस कंपनी के लोग शेयर ज़्यादा ख़रीदना चाहेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। और अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसके शेयर्स की डिमांड कम होगी, तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है।
जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं ना, कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत सब के लिए लाजम करार दिया गया है कि हर कंपनी साल में अपनी 4 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है। एक साल के अरसे के दौरान 4 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपनी बनाती है, फिर उसको पब्लिक किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी, कंपनी की अपनी वेबसाइट पर भी, और अखबारात में भी उसकी तशहीर की जाती है, जिसमें कंपनी अपने पूरे साल का डाटा लोगों के साथ शेयर करती है कि हमने आपका पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया और वहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अब ये 4 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सबमिट करवाना हर कंपनी के लिए कानूनी तौर पर लाजिम है और वो हर कंपनी करती है। अब कुछ कंपनीज ये साल कैलेंडर ईयर का लेती हैं, जनवरी से दिसंबर का, और कुछ कंपनीज फिस्कल ईयर के हिसाब से चलती हैं, लाइक जुलाई से लेकर अगले साल जून तक। तो साल में 4 बार उन सब के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करवाना ज़रूरी है। बेसिकली जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है ना, ये सारा स्पेकुलेशंस पे चलता है, अफवाहों पे चलता है, प्रेडिक्शंस पे चलता है। अब पीआईए की यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा कि पीआईए आपको देखा काफ़ी देर से इसके डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं। अभी जब ये निगरान हुकूमत हमारी आई तो निगरान हुकूमत ने कहा जी हम इसको प्राइवेटाइज़ करने लगे हैं, तो इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ कि अब ये प्राइवेट होगी तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट में जाएगी। तो पीआईए का शेयर जो 2-2.5 रुपये पे फंसा हुआ था कितने सालों को, यकदम चंद दिन के अंदर वो 6-6.5 पे चला गया। अब ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन, एक अफवाह आई है। अब देखें, अब गवर्नमेंट ने इलेक्शन सिर्फ अनाउंस किए हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो इससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास आया है, और आपका स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट की फिगर क्रॉस कर गया हुआ है, दुनिया की बेस्ट फिगर क्रॉस कर गया हुआ है। तो बेसिकली स्पेकुलेशंस पे ये बात चल रही होगी। अब किसी कंपनी के मुतल्लिक अगर ये बात फैल जाती है कि ये कंपनी ना फ्यूचर में इसके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो धड़ाधड़ लोग उस शेयर कंपनी के बाय करना चाहेंगे। तो जब उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और अगर किसी कंपनी के मतलब ये स्पेकुलेशन आ जाए कि ये कंपनी तो भाई डिफ़ॉल्ट कर सकती है, सिल्क बैंक आपके शौकत तरीन साहब का आजकल उसकी स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, तो उसका शेयर 6-7 रुपये से नीचे आके 1.5-2 रुपये पे आ गया हुआ है। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ आप में एक ही चीज़ है कि मुकम्मल स्पेकुलेशंस पे आपने कान नहीं धरना। इसमें आपको थोड़ा बहुत अपने ब्रोकर पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अगर आपको एनालिसिस खुद से करने आते हैं तो आपको इसमें रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर रह जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी कब या कम कब होगी। जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, लोग उसके शेयर्स ज़्यादा बाय करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर किसी कंपनी के मतलब ऐसी स्पेकुलेशंस फैल जाती हैं कि ये भाई डिफ़ॉल्ट करने जा रही है या ये तो मुसलसल लॉस में जा रही है, जैसे हमारी पीआईए है, तो उसके शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाती है। अब स्विंग ट्रेडिंग में अपने करना क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सीधा सा असूल है। जब आपको लगे कि एक कंपनी का शेयर सस्ते में मिल रहा है आपको, आप उसको बाय कर लें, और जब आपका शेयर वो महंगा होगा आप उसको सेल करें, तो एक दिन के अंदर आप इसका प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब जो भी आपको प्रॉफिट इस पे होगा, इस पे एफबीआर आपका टैक्स काटेगा। ये भी आपको क्लियर करता चलूँ। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे आपके ब्रोकर का कमीशन कटना ही कटना है। हर ट्रांजैक्शन पे, वो बाइंग की हो या वो सेलिंग की हो, ब्रोकर का कमीशन 3 पैसे पर शेयर से लेकर 15 पैसे पर शेयर तक चल रहा है, वो तो आपका ऑटोमेटिकली कटना है। लेकिन दूसरा इस पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स, जो एफबीआर डिडक्ट करता है। वो कितना है कैपिटल गेन? जैसे मैंने आपको बताया, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर मैंने ख़रीदा था, 20 का मैंने बेच दिया, 10 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया। अब इस 10 पे एफबीआर मेरे पे टैक्स कितना डिडक्ट करेगा? ये विद होल्डिंग टैक्स है, हर बंदे का कटना ही कटना है, इससे आप बच नहीं सकते। अब इसमें फाइलर के लिए कोई और रेशो है और नॉन फाइलर के लिए अलग है। फाइलर का आज के दिन तक 15% टैक्स डिडक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया तो 1.5 रुपया ऑटोमेटिकली फाइलर का डिडक्ट कर लेगा एफबीआर आपके अकाउंट में प्रॉफिट आने से पहले। और अगर आप हैं नॉन फाइलर तो आपका यहाँ पे 30% टैक्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। 10 रुपये प्रॉफिट है तो 3 रुपये आपका वो चला जाएगा विद होल्डिंग टैक्स की मद में। ये तो बेसिकली होती है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि है छोटे इन्वेस्टर के लिए। इसमें थोड़ा सा आपको डेली बेस पर आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि किस कंपनी के हालात कैसे जा रहे हैं। इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट लगाकर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा कहता है भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं ये इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है जो मैंने डिविडेंड का जिक्र किया था। उसमें यह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रख छोड़ें। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे,
हर कंपनी ना साल के बाद अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटती है, जिसे कहा जाता है डिविडेंड। अब कुछ कंपनीज तो साल में एक बार देती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक एंग्रो फूड्स है, लाइक कैपको, यूनिलीवर वगैरह, ये साल में 2 बार इंटरम डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं, उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। जब भी किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है, अपने वो डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करती है। उस मीटिंग में एक डेट अनाउंस कर दी जाती है और उस डेट को प्रॉपर उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है अखबारात पे भी और कंपनी की वेबसाइट पर भी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है जी मैं 10 फरवरी को अपना डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही हूँ, तो जो डेट कंपनी ने बताई होगी उस डेट से 48 घंटे पहले तक जो बंदा भी उस कंपनी के शेयर बाय कर लेगा वो डिविडेंड का अहल होगा, उसको डिविडेंड कंपनी पे करेगी। 48 घंटे मिनिमम उसके लिए शर्त है। अब किसी ने 6 माह पहले उस शेयर लेके रखे हुए हैं और किसी ने 48 घंटे पहले ले लिए हैं, दोनों को डिविडेंड एक सा मिलेगा। तो इसमें आपके रिस्क फैक्टर बहुत कम है। अच्छी कंपनीज डिविडेंड पे करती ही करती हैं। यूनिलीवर अक्सर साल में 2-2, 3-3 बार भी पे करती है, लेकिन इसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता। उसकी बड़ी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपको 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही है। अब डिविडेंड तो आप ले लोगे, लोग डिविडेंड के लालच में धड़ाधड़ उस कंपनी के शेयर खरीद देंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं अनाउंस कंपनी कर देती है जी 10 फरवरी को डिविडेंड अनाउंस कर दिया हमने, मिलेगा तमाम शेयर होल्डर्स को, तो सभी लोगों को पता होगा कि जी 48 घंटे पहले तक 8 फरवरी तक हम जब शेयर्स खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डिविडेंड मिल जाएगा। तो धड़ाधड़ लोग ऐसी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और कंपनी की प्राइस हाई होना शुरू हो जाएगी। अब डिविडेंड तो आप लोग ले लेंगे, लेकिन इसके बाद बड़ा आम सवाल जो जहनों में आता है लोगों को कि जब हम डिविडेंड ले लेंगे तो उसके बाद क्या हम उस शेयर्स को अगले दिन जाकर सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप सेल तो कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जिस दिन डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर देती है, डिक्लेयर करके लोगों को अदा कर देती है, उससे वेरी नेक्स्ट डे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। अब इसकी टेक्निकल रीज़न देखें ना, जब हर इन्वेस्टर डिविडेंड ले चुका होगा वो कहेगा कि जब डिविडेंड तो मुझे इस कंपनी से मिल गया है, अब इसको मैं रख के क्या करूँगा। वो चाहेगा कि मैं इसको बेचूँ। जब हर इन्वेस्टर इसको बेचने के लिए जाएगा तो मार्केट में एक्सेसिव सप्लाई हो जाएगी, डिमांड कम होगी, लोग इसको ख़रीदना नहीं चाहेंगे। लोग कहेंगे कि अब इस कंपनी को ख़रीद के मैंने क्या करना है, इसके तो ऑलरेडी डिविडेंड लोगों को मिल चुका है। डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली शेयर्स की वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाएगी। इसमें बाज़ औक़ात आपको प्रॉफिट की निस्बत लॉस ज़्यादा हो सकता है। मसलन आपको डिविडेंड तो मिला है 10 रुपये पर शेयर, और हो सकता है अगले दिन आपकी कंपनी के शेयर की वैल्यू 20 रुपये गिर जाए, तो उल्टा प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, फिर आप शेयर्स को बेचें ना। आप डिविडेंड एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ दें, हर साल में 2 बार या साल बाद कंपनी आपको डिविडेंड लेती जाएगी और डिविडेंड आपके अकाउंट में आता चला जाएगा। अब डिविडेंड कंपनीज आमतौर पर 2 तरह से देती होती हैं। कुछ कंपनीज ये डिविडेंड देती हैं कैश की सूरत में, यानी कि जितना भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो बता देती है कि जी पर शेयर डिविडेंड हमने इतना अनाउंस किया है। मसलन पिछले साल 1333 रुपये पर शेयर यूनिलीवर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अब पर शेयर है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1,00,000 शेयर खरीदे हुए हैं, तो 1,00,000 ज़रब 1300, जितना भी उसका अकाउंट बनता है वो आपके कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जो कुछ कंपनीज़ हैं, स्पेशली हमारे कमर्शियल बैंक्स, वो डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं देते, वो ज़्यादातर बोनस शेयर्स की सूरत में डिविडेंड देते हैं। बोनस शेयर क्या है कि वो जितने पैसे आपके डिविडेंड बनते होंगे वो कैश नहीं देंगे, उतने पैसे के आपको नहीं बैंक के आपको दोबारा से क्या कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे, जिनको आप मार्केट में जाकर सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जब भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा उस पर भी सेम वही टैक्स का रूल है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% आपका टैक्स डिडक्ट होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो हमारा 30% टैक्स डिडक्ट होगा। तो इसमें बेसिकली होता यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स ना कटे, तो इसके लिए FBR ने इस साल के बजट में शर्त रखी है कि कोई भी बंदा जो 2 साल से ज़ायद शेयर्स होल्ड करके रखेगा, मतलब आपने शेयर ख़रीद लिए 2 साल तक आप उसको नहीं बेचते, तो वो चाहे आपको अरबों रुपया भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं। ये बेसिकली ये बहुत वसी फील्ड है, इसको आधे घंटे 20 मिनट में समराइज़ करना मुश्किल था, लेकिन ये बेसिक चंद बातें जो स्टॉक मार्केट के मतलब हमें पता होनी चाहिए, मैं आप लोगों के सामने रख दी हैं।